गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडल महिला कॉलेज सरायकेला खरसावां, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर थर्ड कोर 7 पेपर से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के पराजय के क्या कारण थे, या द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी साम्राज्यवाद के क्या कारण थे के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जापान का उत्कर्ष एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में हुआ था। आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण पहलू औद्योगिक विकास था। औद्योगिक विकास के लिए जापान को कच्चे माल तथा तैयार वस्तु की खपत के लिए बाजार की जरूरत थी। बाध्य होकर जापान को साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अपनानी पड़ी। इस विस्तारवादी नीति के पीछे अनेक कारण थे, जिनमें सैन्यवाद, आबादी की समस्या, राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता एवं समानता की आकांक्षा प्रमुख थे। सर्वप्रथम जापानी साम्राज्यवाद का शिकार चीन हुआ। 1894-95 ईस्वी का चीन जापान युद्ध में चीन पराजित हुआ और जापान को यूरोपीय शक्ति द्वारा आरोपित असमान संधियों से मुक्ति मिली। वह विजय जापानी साम्राज्यवाद का आधार स्तंभ सिद्ध हुई और इसी आधार पर आगे चलकर जापान ने अपने साम्राज्यवादी जीवन की इमारत खड़ी की। 1902 ईस्वी के लिए आंग्ल जापान संधि ने जापान के साम्राज्यवादी जीवन पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। इंग्लैंड का समर्थन पाकर जापान पूर्वी एशिया में रूस की प्रसारवादी नीति का विरोध करने लगा। इसका परिणाम 1904-05 ईस्वी का रूस जापान युद्ध था, जिसमें रूस ने कोरिया में जापान के अधिकारों को स्वीकार किया और उसे लियोनतोंग का पट्टा पोर्ट आर्थर का बंदरगाह दे दिया। 22 दिसंबर 1905 ईस्वी को चीन और जापान के बीच पेकिंग की संधि हुई। संधि के अनुसार चीन ने मंचूरिया के 16 नगरों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। यालू नदी के किनारे जंगलों से माल तैयार करने के लिए एक चीनी जापानी निगम बनाने की व्यवस्था की गई। 1906 ईस्वी में जापानी सरकार ने मंचूरिया में जापानी उद्योगों, रेल एवं सड़कों के प्रबंध के लिए दक्षिण मंचूरिया रेलवे कंपनी बनाई। कोरिया की समस्या विशाल मंचूरियन समस्या का अंग बन चुकी थी और जापान इसकी अवहेलना नहीं कर सकता था। वह कोरिया को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। 1902 ईस्वी में जापान का शासन कोरिया पर स्थापित हुआ, जो 1945 ईस्वी तक कायम रहा। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, किंतु पेरिस शांति सम्मेलन से जापान निराश लौटा था। वह अपनी नाविक शक्ति को बढ़ा रहा था, जिससे अमेरिका काफ़ी चिंतित था। प्रशांत महासागर में जापानी प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका भी अपनी नौसेना को बढ़ा रहा था। इंग्लैंड भी नाविक होड़ में सम्मिलित हो चुका था। इस नाविक प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाने के लिए 12 नवंबर 1921 ईस्वी की वाशिंगटन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वाशिंगटन सम्मेलन द्वारा नौ सैनिक होड़ को सीमित करने का प्रयास किया गया था। साथ ही चीन को प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की मान्यता दी गई थी। सम्मेलन के निर्णयों के फलस्वरूप चीन में जापानी साम्राज्यवाद के प्रसार पर नियंत्रण लग गया था। 1928 ईस्वी में जापान ने पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध वर्जित था। जापान, ब्रिटेन और अमेरिका से समझौता करके अपनी नाविक योजना में कटौती करना स्वीकार कर लिया था, लेकिन जापान की यह शांतिवादी नीति अल्पकालीन थी। उसकी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां उमड़ रही थी, जो अनुकूल परिस्थिति मिलते ही जागरूक हो गई। जापान सैन्यवादियों के नेतृत्व में पुनः उग्र साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने लगा। इसी समय जापान में विकृत राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसने जापानी साम्राज्यवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। विकृत राष्ट्रवादी सिद्धांतों के अनुसार जापान का ध्यान चीन की ओर था, जहां विदेशी पट्टों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। जापान के सैनिकवादी तथा पूंजीवादी चीन को विभाजित करना चाहते थे। जापानी नेता चीन पर आक्रमण करना चाहते थे। जापान मंचूरिया में रूसी नीति का विरोधी था। जापान चीन में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से भी भयभीत था। वह रूसी बोल्शेविक का भी विरोधी था। 1930 ईस्वी का विश्वव्यापी आर्थिक संकट भी जापानी साम्राज्यवाद के पुनरुद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण था। जापानी साम्राज्य के शोषित वर्गों में शोषकों के खिलाफ आवाज़ उठ रही थी। ऐसे समय में अपने बचाव के लिए जापानी पूंजीवाद ने विकृत देशभक्ति को उभार कर तथा उग्र सैन्यवादी एवं आक्रामक विदेश
नीति को प्रोत्साहन देकर जनता का ध्यान भूखमरी और बेकारी की ओर से अलग किया। जापान अपनी बढ़ती हुई आबादी को मंचूरिया में बसाना चाहता था। साथ ही वह अपनी तैयारी वस्तुओं की खपत के लिए एक विस्तृत आर्थिक क्षेत्र की आवश्यकता महसूस कर रहा था, जहां उसे आयात करों एवं संरक्षण नीति का भय नहीं था। 1931 ईस्वी में मंचूरिया जापान की आक्रामक नीति का शिकार हुआ। चीन के निवासियों ने जापान की आक्रामक कार्रवाई का प्रतिरोध करते हुए जापानी मालों का बहिष्कार किया। मंचूरिया ने एक कठपुतली सरकार की स्थापना की गई। साम्राज्यवादी शक्तियों ने जापान के नग्न आक्रमण को इस आशा में भुला दिया कि जापान का मुख्य उद्देश्य रूसी प्रसार को रोकना है। जापान की साम्राज्यवादी लिप्सा बढ़ती जा रही थी। उसने 1936 ईस्वी में जर्मनी और 1937 ईस्वी में इटली के साथ संधि की। इस प्रकार रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ। दो महान शक्तियों की मित्रता प्राप्त कर जापान विस्तारवाद की ओर अग्रसर हुआ और इस बार उसने चीन को पूरी तरह जीतने का प्रयास किया। 1937 ईस्वी में चीन और जापान में युद्ध हुआ, जिसमें चीन पराजित हुआ। 22 मार्च 1938 ईस्वी को जापानी सेनाधिकारियों ने नानकिंग में एक कठपुतली सरकार की स्थापना की और अपना सैनिक अभियान जारी रखा। 1939 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध छिड़ने के बाद जापान को अपनी विस्तारवादी नीति को सफल बनाने का सुअवसर मिला। युद्ध छिड़ते ही यूरोप के राज्य जीवन मरण के संघर्ष में व्यस्त हो रहे थे। जापान के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। पूर्वी एशिया में वह अपने इच्छानुसार नीति को कार्यान्वित कर सकता था। सितंबर 1940 ईस्वी में जापान, जर्मनी और इटली के बीच एक त्रिदलीय संधि हुई। संधि के अनुसार जर्मनी और इटली ने पूर्वी एशिया में जापान के आधिपत्य स्थापित करने के अधिकार को मान लिया। अप्रैल 1941 ईस्वी में रूस और जापान ने तटस्थ संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के अनुसार तय किया गया कि तीसरी शक्ति के साथ युद्ध की स्थिति में दूसरा तटस्थ रहेगा। रूस मंचुकाओं पर जापानी अधिकार को मान्यता दे और मंगोलियों पर रूसी आधिपत्य को स्वीकार करे। जापान हिंद चीन में हाथ पैर फैलाना चाहता था, क्योंकि उस क्षेत्र में जापान के सैनिक एवं आर्थिक हित थे। जुलाई 1941 ईस्वी के अंत तक जापान की सेना इस क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। जापान मालया, पूर्वी द्वीप समूह एवं फिलीपाइंस पर भी कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। हिंद चीन पर जापानी अधिकार का अमेरिका ने विरोध किया। इसी समय जापान इंडोनेशिया के डच उपनिवेश पर एक संधि आरोपित कर अपना प्रभाव कायम कर लिया। जापान का झुकाव अमेरिका की ओर हो चुका था, लेकिन अमेरिकी जापानी संधि वार्ता सफल नहीं हो सकी और दोनों देशों के संबंध में गतिरोध उत्पन्न हो गया। जुलाई 1941 ईस्वी में जापान और अमेरिका का संबंध काफ़ी बिगड़ चुका था। अमेरिकी सरकार ने जापान के साथ व्यापार पर सरकारी नियंत्रण कायम किया। जापान बौखलाकर अमेरिका के साथ युद्ध करने को तैयार हो गया। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापानी सेना ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। पर्ल हार्बर के बाद जापान दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी द्वीप समूह और फिलीपाइंस को घेरने का प्रयत्न करने लगा। उसका तत्कालिक लक्ष्य मिडवे, वेक, गुलाम, हांगकांग, फिलीपाइंस, थाईलैंड और माल्या था। 25 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान ने हांगकांग पर अधिकार कर लिया। जापानी सेना थाईलैंड और हिंद चीन के रास्ते माल्या और सिंगापुर पहुंची। जापानी सेना थाईलैंड माल्या अभियान के साथ साथ जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया। जून 1942 ईस्वी तक माल्या जापान के अधीन आ गया। फिलीपाइंस भी जापानी आक्रमण का शिकार हुआ। 2 जनवरी 1942 ईस्वी को मनीला पर जापान का अधिकार हो गया। 16 मई तक संपूर्ण फिलीपाइंस और 12 जून तक अनेक द्वीप समूह पर जापान के अधीन हो गए। इस प्रकार जापानी साम्राज्यवाद उत्तर में शर्वालिन, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और पश्चिम में बर्मा से पूर्व में गिलबर्ट द्वीप तक फैल गया। 1942 ईस्वी के मध्य से युद्ध की दिशा बदलने लगी। मित्र राष्ट्र जापान द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण चाहते थे। मित्र राष्ट्रों ने मिडवे इत्यादि की लड़ाई जीत ली थी। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी सेनाओं ने दक्षिण पश्चिमी प्रांत के मुख्य जापानी सैनिक अड्डा रेवाल को निष्क्रिय बना दिया था। चीन, बर्मा, भारत मोर्चा
पर भी अंग्रेजी सेना को सफलता मिली थी। जून 1945 ईस्वी तक फिलीपाइंस पर अमेरिका का अधिकार हो गया था। डच और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं ने बोर्नियो के तेल समृद्ध प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। समुद्री संगम और हमला के कारण जापानी बेड़ा और हवाई ताकत समाप्त हो रही थी। 1945 ईस्वी तक जापान की सैनिक शक्ति पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी। यूरोप में जर्मनी आत्मसमर्पण कर चुका था, लेकिन जापान अभी भी डटा हुआ था। जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की चेतावनी अमेरिका, इंग्लैंड और चिम्फन की ओर से दिया गया, लेकिन जापान ने उसे ठुकरा दिया। अमेरिका ने जापान के विरुद्ध परमाणु बम का प्रयोग करने का निर्णय लिया। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम का प्रयोग हुआ। नागासाकी भी परमाणु बम का शिकार हुआ। रूस ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सोवियत सेना ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और कोरिया की 2 बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया। जापान के समक्ष आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लेकिन जापान के निवासी अंतरिम युद्ध के लिए तैयार थे। अंत में बाध्य होकर 2 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ जापान के साम्राज्यवादी जीवन का अंत हो गया। धन्यवाद।